हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेरी। आज है 15 नवंबर। जल्दी से करेंगे एनालिसिस। एंड अब से क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है एंड आई होप यू गाइस आर आल्सो बैक टू वर्क। एंड अब मैं ट्राई करूँगी कि 6 PM पर ही एग्जैक्टली जो है एनालिसिस वो डल जाए। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ अपने केसेस के चक्कर में, बट देन ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट कि 6 PM पे ये क्लास हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। Dabur Group chairman, 31 others booked by Mumbai पुलिस इन महादेव ऐप केस। तो यार महादेव ऐप केस के बारे में हमने सबसे पहले कब पढ़ा? ठीक है, महादेव ऐप के केस में अगर हम इस पैसेज के ऊपर जाएं, ये वाले के ऊपर, तो महादेव ऐप केस को कनेक्ट किया गया छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के करप्शन केस के साथ, जिसके अंदर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिसेंटली क्लेम दैट अ फोरेंसिक एनालिसिस एंड अ स्टेटमेंट मेड बाय कैश कोरियर असीम दास has led to startling allegations that Mahadev betting app promoters had paid rupees so and so to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. Soon the BJP released a video of Mr. Soni saying he was the owner of the app and had proof of payment of rupees 500 crore so far to Mr. Baghel. The central agency has already arrested 4 persons and seized proceeds of crime worth rupees 450 crores. Right? तो यहाँ पर हम महादेव बेटिंग ऐप की बात यहाँ से स्टार्ट हुई और अब और भी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। तो महादेव बेटिंग ऐप मतलब गैम्बलिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे और फिर इसकी डिटेल्स लिखेंगे। द मुंबई पुलिस विच इज इन्वेस्टिगेटिंग द अलेज्ड रुपीज 15,000 करोड़ गैम्बलिंग एंड साइबर फ्रॉड लिंक टू महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट। अब यहाँ पर ये क्या है, कह रहे हैं गैम्बलिंग एंड साइबर फ्रॉड है। अब इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है एंड डाबर ग्रुप डायरेक्टर गौरव बर्मन, कंपनी चेयरमैन मोहित बर्मन, मोहित बर्मन एंड एक्टर साहिल खान। तो ये सारे जो हैं ये नए लोग जो हैं अक्यूज्ड हैं, अलेज्ड हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ठीक है, बुक्ड इन दिस केस, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो ऐप महादेव ऐप जो है बेटिंग ऐप न्यूज़ में आया, ये क्यों आया? क्योंकि गैम्बलिंग और साइबर फ्रॉड मतलब ऑनलाइन कुछ गलत किया है, फ्रॉड किया है, धोखेबाजी करी है, जिसमें डाबर ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं गौरव बर्मन, कंपनी चेयरमैन मोहित बर्मन, वो भी कहा जा रहा है बुक किए गए हैं इस केस में और उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है। तो ये हमको ध्यान रखना है इसके बारे में। सोर्सेज सेड मिस्टर मोहित बर्मन हैज़ बीन लिस्टेड एट अक्यूज नंबर 16, 18 द मताऊंगा पुलिस रजिस्टर्ड FIR, ठीक है, गैम्बलिंग एक्ट के अंदर। अब यहाँ पर मिस्टर बंकर इन हिज कंप्लेंट अलेज्ड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड बीन डिफ्रॉडेड ऑफ नियरली रुपीज 15,000 करोड़ थ्रू दिस द बेटिंग ऐप, ठीक है। तो ये हम थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है ना। alleged that a large number of people had been defrauded of nearly rupees 15,000 crore through this app, ठीक है ना। तो लोगों के साथ धोखेबाजी करी गई है, ठीक है ना। उसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये हुआ है। मिस्टर मोहित बर्मन हैज़ डायरेक्ट इक्विटी इन वन ऑफ द टीम्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग। IPL क्रिकेट में भी ये बंदा कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर कुछ लिंकेज ज़्यादा बन रही है, तो ये केस कुछ बड़ा हो सकता है, राइट। और इसी केस के अंदर, ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे महादेव बेटिंग ऐप प्रोमोटर्स। देखिए प्रोमोटर्स कौन होते हैं? फाउंडर्स, ठीक है ना। प्रोमोटर्स हैड पेड अबाउट रुपीज 508 करोड़ टू छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिनका नाम है भूपेश बघेल।
ठीक है जी, तो भूपेश बघेल जी को इतने पैसे दिए गए। ठीक है, तो ये केस जो है कुछ बड़ा बनता हुआ, तो इसके हमें चीज़ें याद रखनी है। Israeli army said on Tuesday it had captured Gaza's parliament and other government institutions run by Hamas in Gaza City. तो जहाँ पे वेपन्स वगैरह भी हो रहे थे वो इन्होंने कैप्चर कर ली हैं जगह। द मिलिट्री हैज़ ऑल्सो पोजिशन टैंक्स आउटसाइड AI Al Shifa Hospital, Gaza City's main medical center, which Israel says sits atop tunnels housing a quarters for Hamas fighters. तो वो कह रहे हैं जो हमास फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जो टनल है वो इस हॉस्पिटल के नीचे ही बनाई हुई है और वो मेनली उसी हॉस्पिटल के नीचे बैठे हैं, जो कि एक्चुअली अल शिफा हॉस्पिटल जो है वो मेन गाजा का हॉस्पिटल है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी इन्होंने टैंक्स जो है वो लगा दिए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब यहाँ पे ना आपको बस ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। मिलिट्री हैज ए अल शिफा हॉस्पिटल इन गाजा, इजराइल says sits atop tunnels housing headquarters और हमास फाइटर्स। ठीक है ना, तो हमास फाइटर्स की जो टनल्स हैं वो इसी हॉस्पिटल के नीचे बनी हुई है, ऐसा बोला जा रहा है, इजराइल ने ऐसा बोला है। ठीक है, आगे चलेंगे। 39 म्यांमार सोल्जर्स हु एंटर्ड मिजोरम सेंट बैक। तो मिजोरम म्यांमार में क्या चल रहा है, म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है। ठीक है ना, अब उसके जो सोल्जर्स हैं वो एंटर कर गए इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने वापस भेज दिया। सिविल वॉर हैज़ बीन रेजिंग इन म्यांमार फॉलोइंग अ मिलिट्री कू। व्हाट इज अ कू? ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली, धक्के से। कुछ आपने यहाँ पर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में थी, मिलिट्री आई, उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को साइड कर और खुद पावर में आके बैठ गए, दैट इज कू। The fighting between the country's army and pro-democracy groups, including ethnicity-based extremist group, intensified close to Mizoram border. तो यहाँ पे आर्मी और प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स में, ठीक है, आर्मी क्या है, आर्मी रूल कर रही है इस टाइम पे म्यांमार को। प्रो डेमोक्रेसी, प्रो मतलब साथ में, डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, वो चाहते हैं कि जो लोग जिसको बनाना चाहते हैं हेड उस कंट्री का, वो गवर्नमेंट चलाए, ना कि कोई भी मिलिट्री में से आके चलाने बैठ जाए। ठीक है, तो इनके आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है ना, द फाइटिंग सॉ 1500 म्यांमार nationals taking refuge in border areas of Mizoram. तो क्योंकि मिजोरम के पास जो हमारी स्टेट है, मिजोरम इंडिया की स्टेट है, उसके पास ये लड़ाई चल रही है, तो लोग आ जाते हैं। बहुत सारे पहले ने भी रिफ्यूज लिया हुआ है, ठीक है, और अब भी ले रहे हैं, बट हमने जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको हम नहीं रिफ्यूज लेने दे रहे हैं। NIA to probe hurling of पेट्रोल बॉम्ब्स। ठीक है ना, किसी ने पेट्रोल बॉम्ब्स जो हैं वो नियर राजभवन इन तमिलनाडु जो है वो यूज़ करे, तो NIA जो है वो रजिस्टर करेगी केस। यहाँ पर जो इंसान इन्वॉल्व है उसका नाम है करुका विनोद। ठीक है, इन्होंने पहले भी ऐसी बहुत बार चीज़ें करी हैं और कहा जा रहा है कि ये किसी भी ग्रुप की तरफ इंक्लाइन नहीं है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस ग्रुप की तरफ इंक्लाइन नहीं है, बट इन्होंने पहले भी ऐसी हरकतें करी हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं अब क्या होता है। इसमें हमें नोट कुछ नहीं करना, बस एक बार रीडिंग माननी थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे UN की रेजोल्यूशंस की। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशंस आते हैं, मतलब प्रपोजल्स आते हैं, ठीक है ना, 2 वीक्स आफ्टर अब्सटेनिंग, तो इंडिया ने जो गाजा से रिलेटेड, पैलेस्टीन से रिलेटेड आई थी रेजोल्यूशन की, जो है सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर का मतलब क्या है कि जो लड़ाई चल रही है उसको रोक देना चाहिए, स्टॉप। ठीक है ना, उसके अंदर इंडिया ने वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंडिया ने कहा कि आप जो इजराइल के ऊपर हमास ने टेररिस्ट अटैक किया है उसको भी क्रिटिसाइज करें। हम टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं पर भी हो रही है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने खुद देखा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी कितनी खराब है। हमने हमारे पे बीती हुई है ये। तो अब क्या हुआ, UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो है एक और आई, दैट कॉल्ड फॉर सीज फायर इन द इजरायली स्ट्राइक्स ऑन गाजा। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ 5 of 6 एनुअल। ठीक है ना, अब यहाँ पहले ये वाला तो हमारा एक पैराग्राफ बनता है जिसके अंदर ये बात करें कुछ दिन पहले इंडिया ने अब्सटेन किया, जहाँ पर कहा गया था कि पैलेस्टीन वाले जो गाजा एरिया है वहाँ पर आपको सीज फायर कर देना चाहिए, इजराइल को स्टॉप कर देना चाहिए जो भी सब कुछ चल रहा है।
ठीक है, इंडिया ने उसमें वोट नहीं किया। अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग मतलब नहीं वोट किया। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ 6 एनुअल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। अब कुछ एनुअल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, मतलब हर साल ये आती हैं, ठीक है, एट द UNGA's 4th committee that criticized Israel for increasing settlements in the occupied territories, was in favor of Palestinians' right to homes and property, and supported the UN Refugee and Works Agency operating in Gaza. अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली इजराइल ने जितना उसको दिया था उससे ज़्यादा उसने कैप्चर कर लिया था इसराइल ने, जब वॉर्स हुई मल्टीपल, जब अटैक्स हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एनुअल रेजोल्यूशन आती है UN के अंदर कि जो भैया वोट करो, उसके अंदर इंडिया ने कहा कि जो इजराइल है जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जो ऑक्यूपाई करी हुई है टेरिटरी, मतलब जो टेक्निकली पैलेस्टीन की होनी चाहिए थी, वहाँ पर ऑक्यूपाई करके अपना डेवलपमेंट कर रहा है, वो गलत है। उसके अंदर इंडिया ने वोट किया इन फेवर ऑफ कि ये जो है पैलेस्टीन की फेवर में, कि ये सही नहीं है, ठीक है। द ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पे ऑर्डर कह रहा है कि इस इन वोटिंग जो हैबिट्स हैं, वोटिंग जैसे हो रही है कि एक तरफ हमने इजराइल की साइड ले ली कह लो, ठीक है, मतलब वर्ल्ड को तो ये लगेगा ना इजराइल की साइड, जबकि इंडिया ने कुछ रीजन भी दिया, दूसरी साइड हम पैलेस्टीन की साइड ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया का मतलब ऐसा मिक्स सा वो वोटिंग पैटर्न लग रहा है। द ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट्स as routine affirmation of India's traditional policy has only added to the confusion over government stand on the crisis। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है जब इजराइल और पैलेस्टीन की जो वॉर चल रही है उस पर बात करें। इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट इन द ओरिजिनल UNGA रेजोल्यूशन इन अक्टूबर सेड इंडिया कुड नॉट वोट फॉर अ रेजोल्यूशन दैट डिड नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पर वही जो मैंने समझा दिया कि जहाँ पर सीज फायर वाली बात हुई, इंडिया ने बहुत क्लियरली कह दिया कि यार यहाँ पर आपको प्लस जो हमास ने अक्टूबर 7 को टेररिस्ट अटैक किया है, होस्टेजेस बनाए हैं, ये सब क्या है, ये बिल्कुल गलत है। टेररिस्ट अटैक के फेवर में हम कभी वोट नहीं देंगे। इंडिया ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी इस टाइम पे। एट अ टाइम व्हेन एवरी डे काउंट्स, न्यू दिल्ली अपीयर्स अनविलिंग टू एक्सर्ट इटसेल्फ टू मेकिंग अ डिफरेंस। ट्रू, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स traditional stand on support for Palestinian cause and a two-state solution. What is a two-state solution? Two-state solution है कि पैलेस्टीन की अलग स्टेट होनी चाहिए, इजराइल की अलग स्टेट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर reaffirmed during the recent 2+2 ministerial meet, जो US के साथ 2+2 हमारी मीटिंग हुई है, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलते हैं US के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। वहाँ पर भी हमने यही बोला कि भैया टेरर अटैक्स के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस है, टेरर अटैक को हम कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, कभी उनका साथ नहीं देंगे। और पैलेस्टीन और इजराइल वाले इशू में हम चाहते हैं कि इजराइल जो है वो अपनी स्टेट रखे, पैलेस्टीन की अपनी स्टेट हो, और ये लोग ऐसे मिलजुल कर रहें, ठीक है। इसमें से नोट हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। लीविंग नो वन बिहाइंड, दिस इज द पावरफुल बट चैलेंजिंग प्रॉमिस दैट यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैव प्लेज्ड टू वर्क टुवर्ड्स इन द परस्यूट ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम इसके बारे में हर महीने पढ़ ही लेते हैं, एंड मे बी आपने मिस भी कर दिया हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये लिमिटेड है, ठीक है, दीज आर लिमिटेड। अगर आपको नहीं पता था मैंने बता दिया, दे आर लिमिटेड, ठीक है ना। ये लिमिटेड है रिसोर्सेज जो हम अर्थ के अंदर से निकाल रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, दे आर लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लोग हमें क्या समझाते हैं कि सस्टेनेबल यूज करें, सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट द प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल्स जो भी उनकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल करें। बट प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हुए हम ये ना भूल जाए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमें चीज़ें छोड़कर जानी है। तो ऐसा यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ें छोड़कर जाएं, खुद ही सब कुछ यूज़ करके ख़त्म ना कर जाएं। दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट कर दिए गए, SDGs जिनको बोला जाता है। ये किसने सेट करे? यूनाइटेड नेशंस ने सेट करे। किसने सेट करे? यूनाइटेड नेशंस ने अपने मेंबर कंट्रीज के लिए सेट करे कि आप तो ये हैं, कितने गोल्स हैं, ये कब तक अचीव करने हैं, कितने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2030 तक ये हमको अचीव करने हैं ये गोल्स। अगर कोई गोल अचीव नहीं करेगा तो उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी, फाइन देना पड़ेगा? नहीं, बस ये सेट कर दिए हैं कि सारी कंट्रीज मिलकर ये गोल्स जो हैं इनको अचीव करने की कोशिश करें। ये डिफरेंट फील्ड्स के गोल्स हैं, तो सारी मेंबर कंट्रीज ऑफ
यूनाइटेड नेशंस ट्राई कर रही हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं बाय 2030 अचीव कर पाए। ठीक है, India has discovered some of the ways to move closer to this promise with a vast and diverse population of 1.4 billion people. तो इंडिया जो है इन गोल्स पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर बात करी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि हम डिजिटली देखो यार, हमारा जो यूपीआई है ना, जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर, कि हम कहीं पर भी जाते हैं, सब्जी लेने भी जाते हैं, वेजिटेबल सेलर जो स्ट्रीट में भी घूम रहा है या रही है, उसके पास भी हम स्कैन करके हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, विच हमें लगता है कि अरे ये तो हर कंट्री में होता ही होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो G20 के अंदर जब डेलीगेट्स आए, उनको 2000 रुपीज़ दिए गए कि आप यूपीआई को यूज़ करके देखिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर दीज गाइज रियलाइज कि इंडिया जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है जब डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात आती है। तो यहाँ पे जो नॉर्वे की एक है कोई, ठीक है, तो वो बोल रही है कि नॉर्वे ऑल्सो रिसेंटली प्लेज टू बिकम अ फ्रंट रनर कंट्री इन 50 in 5 कैंपेन विच वॉज लॉन्च लास्ट वीक बाय द DPGA, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अदर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, DPGA इज डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस, ठीक है, ये हम पढ़ ही लेते हैं। तो वर्क ऑन डिजिटल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड्स अ ग्रेट, ये पढ़ लेते हैं, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ इन न्यू वेज एंड हाउ कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ आर नाउ लीडिंग दिस एफर्ट। अब नाउ व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ इज डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको टर्म क्या देने लग गए, जैसे वेस्ट को हम कहते हैं डेवलप्ड, वेस्ट अगर यूज करते हैं तो टर्म वेस्ट डिनोट्स डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अगर हम वेस्ट को सेंस में यूज कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, आर नाउ लीडिंग दिस एफर्ट। Over 97 million people in the countries as diverse as Morocco, Togo, Sri Lanka and Philippines have received by now an ID through the Bengaluru developed open source ID source system or MOSIP, modular open source identity platform, an effort I am proud that Norway supports. It is also illustrative today members of Digital Public Good Alliance are meeting in Utopia for their annual assembly, and that these strategic decisions are taken in the global south. The international development ecosystem should pay attention to these convergences as they are shaping the world at an impressive speed in a way which positively benefits SDG agenda. तो digitally grow करना is one of the agendas of sustainable development goal है हमारा। उसके अंदर वो बता रहे हैं कि कैसे कंट्रीज के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और ग्लोबल साउथ के अंदर भी ये चीज़ आ रही है। सॉरी फॉर द बर्ब, ठीक है। नॉर्वे हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लैट वाले हैं वो ज़रूर लिख लें 50 in 5 कैंपेन क्या है, उन्हीं क्लैट वाले लिखेंगे, ठीक है ना। नॉर्वे बिकेम अ फ्रंट रनर मतलब सबसे पहले ज्वाइन कर लिया, वन ऑफ द जो सबसे पहले ज्वाइन करने वाली है। लॉन्च लास्ट वीक, लॉन्च्ड by DPGA, the United Nations Development Program, ठीक है ना। अब एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको DPGA की फुल फॉर्म लिखवा दूँ, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स गुड्स अलायंस। यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स गुड्स अलायंस, ठीक है। अब यहाँ पे इन दिस कैंपेन कंट्रीज प्लेज टू मेक एटलीस्ट वन नेशनल डिजिटल गुड्स अवेलेबल ग्लोबली, ठीक है ना। क्या करते हैं, इन दिस कैंपेन कंट्रीज प्लेज टू मेक एटलीस्ट वन नेशनल डिजिटल गुड्स available globally in next 5 years,
ठीक है ना। तो मतलब कुछ डिजिटल गुड्स बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबली सारे वर्ल्ड को अवेलेबल होगा। ये प्रोग्राम का मकसद है 15 कैंपेन का। नॉर्वे ने इसको ज्वाइन करा है। DPGA का प्रोग्राम है जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल प्रोडक्ट्स गुड्स अलायंस, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। वन एग्जाम्पल इज द वेदर सर्विसेज ऑफ द नॉर्वेजियन। तो यहाँ पे नॉर्वे वाले अपनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत हो गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है। सर्च एंड सीजर ये क्या है? अब देखिए यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी कि जो मीडिया वाले होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जब भी उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगती है तो पुलिस वाले उनका लैपटॉप, उनका डेस्कटॉप, उनका मोबाइल, जो जिस चीज़ में आज की डेट में उनका डाटा अवेलेबल होता है वो उठा करके ले जाते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं? सीजर। सीजर मतलब सर्च करने गए थे, कुछ लगा कि हाँ इसमें से हमें कुछ मिल सकता है, उसको उठा करके ले आए। ठीक है। अब उसमें इनके गैजेट्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू फ्रेम गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स विद रिगार्ड टू सीजर ऑफ देयर डिजिटल डिवाइसेस इज अ टाइमली फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर क्या कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया स्टेप है। ठीक है। रीसेंट एक्शंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट हुज लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स वर सीज्ड, मतलब पुलिस ने ले लिए वो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, have sent a chilling message not just to the wider media fraternity। वो कहते हैं कि ये जो है, ये डर का माहौल सिर्फ मीडिया के अंदर ही नहीं सेंड किया जो ये ऐसे गैजेट उठा के ले जाते हैं मीडिया का, बल्कि ऑल्सो विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? जो ऐसे सीटी मारते रहते हैं, विसल करते रहते हैं। नहीं, विसल ब्लोअर क्या होता है कि किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, ठीक है ना, और उसको उसके सीक्रेट्स पता है जो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है। बाहर आके जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं या इवन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं और फिर बता देते हैं कि ये जो है ये गलत कर रहे हैं। One of the very recent example has been गौरव तनेजा। तो गौरव तनेजा है, वो एक पायलट है और यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने एयर एशिया के बारे में ये बोला कि जो वो लैंडिंग करवाते हैं वो जानबूझ के डेंजरस लैंडिंग करवाते हैं जिससे कि फ्यूल सेव होता है। वो उस कंपनी में काम करते थे। जब उन्होंने पब्लिकली आकर ये बात बोली तो ही वॉज अ विसल ब्लोअर। ठीक है ना, कि सीक्रेट कंपनी का आके जो वो गलत कर रहे हैं वो आके बता दिया। ठीक है। तो अब जो विसल ब्लोअर है वो किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा शक्ल छुपा देना या मेरा नाम मत लेना, बट हाँ ये चीज़ है। तो उनको भी डर लगेगा बोलने से कि अगर उसका लैपटॉप पकड़ा गया तो भैया मेरी भी पोल खुल जाएगी। Now, but also to whistleblowers and others who speak to journalists on the condition that their identity will not be revealed। बहुत सारी बार हम देखते हैं कि हम न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है द पर्सन सेड नॉट टू रिवील द आइडेंटिटी, बट उसने हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो उनका भी रिवील हो जाता है कहीं ना कहीं। इफ अ जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैन बी सीज एंड देयर डाटा एग्जामिन ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड्स ऑफ एलिगेशन, मतलब अगर छोटी मोटी एलिगेशन भी आप उनका सारा सामान उठा के लेके जाने लग जाओगे तो ये सही नहीं है उनकी जॉब के लिए। इन दिस वे इट इम्पिंजेस ऑन द फ्रीडम ऑफ, मतलब इन्फ्रिंज करते हैं, वायलेट करते हैं उनकी राइट ऑफ प्रेस को। ठीक है ना। अब यहाँ पे द गाइडलाइंस मस्ट इंश्योर दैट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट परमिटेड टू सीज और सर्च। अब यहाँ पे ये एडवाइस दे रहे हैं कि ठीक है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये एडवाइस की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि ऐसी गाइडलाइंस बनानी ज़रूरी है, जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो प्लीज़ ये जहाँ पे मैंने गोला सा मारा है ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब आगे चलेंगे कतर वाले केस की तरफ, जहाँ पर हमारे जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है। ऑन October 26 कतर्स लोकल कोर्ट हैंडेड डाउन द डेथ पेनल्टी। मैं आपको बता दूं इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो चुकी है। अपील मतलब डिसीजन जो है वो चैलेंज कर दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं। फॉर्मर का मतलब पहले हुआ करते थे। ठीक है। द केस हैज गार्नर्ड इंटरनेशनल अटेंशन। इन August 2022 the 8 officers were detained in Doha by Qatari intelligence authorities. They worked for Dahra Global Technologies and Consultancy Services which served Qatar's defense and security agencies। तो ये हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसकी थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। तो हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में काम कर रहे थे और कतर की जो डिफेंस है उसको ट्रेन कर रहे थे। छोटे छोटे जूनियर ऑफिसर्स को ये लोग ट्रेनिंग देते थे। एंड वहाँ पर क्या हुआ, अब पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जो 8 ऑफिसर्स हैं ये हमारी सीक्रेट चीज़ें जो हैं वो उठा करके इजराइल को बता रही हैं। अब कहा तो ये जा रहा है कि ये बिल्कुल जूनियर लेवल के ऑफिसर्स को ट्रेन करते थे और इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी जो ये लीक कर पाए। ठीक है ना। तो कतर ये कर क्यों रहा है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कतर ने ऐसा क्यों किया और बहुत ही जल्दबाजी में डेथ पेनल्टी की सज़ा जो है सुना दी है। कि ये ऑर्डर्स ने ये भी बोला है कि
क्योंकि हम पैलेस्टीन वाले इशू में बीच में बैठे हैं, मतलब ना तो इसराइल की ज़्यादा साइड ले रहे हैं और ना ही पैलेस्टीन की, और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ कंट्री, उसी बात पे कतर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि कतर चाहता है कि हम बिल्कुल बिल्कुल पैलेस्टीन के साथ खड़े हों। शायद तभी उन्होंने हमारे 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी है। अब यहाँ पर आगे क्या है, अब ये जो ऑर्डर है ये सिमिलर इंसिडेंट्स बता रहे हैं। कौन से? द केस शेयर सिमिलैरिटीज विद अदर इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग अरेस्ट ऑफ इंडियन नेशनल्स बाय फॉरेन अथॉरिटीज। इंडियन नेशनल अरेस्ट किए गए फॉरेन अथॉरिटीज के थ्रू। फॉर इंस्टेंस कुलभूषण जाधव, एन इंडियन नेशनल हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन 2017 इन पाकिस्तान ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज एंड सबॉटेज। एस्पियोनेज अगेन सीक्रेटली इंफॉर्मेशन निकाल के आप किसी कंट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हो। पाकिस्तान accused him of acting at the behest of India's intelligence agency, which India denies. The case proceeded in a military court with no transparency. Transparency मतलब कुछ भी नहीं पता है कि क्यों सजा सुनाएगी, क्या हुआ, क्या एविडेंस मिला, ठीक है। India moved to the International Court of Justice, which found that Pakistan has breached Article 36 of Vienna Convention, requiring immediate notification of an arrest to National's consulate. It ordered Pakistan to review the process of Jadav's trial and conviction and provide India with a consular access. In a separate incident, Indian Air Force pilot Wing Commander Abhinandan Vardhaman's aircraft was shot down by Pakistani fighter jets after he took down a Pakistani F-16 fighter jet. ये पुलवामा अटैक के अराउंड वाला था, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक करी थी इंडिया ने, एज फार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम। एंड वहाँ पर जब हमारे ऑफिसर ने अटैक किया, उनका F-16 फाइटर जेट गिरा दिया था, एंड हमारा जो पायलट थे वो वहाँ इजेक्ट हुए अपने प्लेन में से और पाकिस्तान में लैंड हो गए थे, और फिर 60 आवर्स बाद वो इंडिया वापस लेकर आए गए थे, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये कह रहे हैं कि सिमिलर केसेस हैं। अब यहाँ पे स्पाइनी जो है वो कतर में एक्ट ऑफ कलेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि इंडिया कह रहा है कि भाई उनके पास थी ही नहीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या किसी स्टेट को फॉरवर्ड करेंगे। इन 2015 इंडिया एंड कतर साइन एन अग्रीमेंट। इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी हुई, बट अभी क्विकली आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस। 2015 में इंडिया एंड कतर साइन एन अग्रीमेंट pertaining to transfer of sentenced prisoners under the agreement. Indian citizens who are sentenced in Qatar have, मतलब ये 2015 के अग्रीमेंट के बाद बारे में हमने 2 से 3 बार बात करी हुई। इसमें क्या है, ये मान लो अगर इंडियन है एक, ठीक है, उसको वहाँ पर सेंटेंस हो जाती है किसी ऑफेंस के चक्कर में, तो हम अपने वो इंडियन भाई बहन को इंडिया में लेकर आ सकते हैं और वो अपनी जो सेंटेंस है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो उनको जेल में निकालने हैं, वो इंडिया में वो काट सकते हैं। और ऐसे ही अगर कतर का कोई रेजिडेंट है, कतर का कोई सिटीजन है जिसको इंडिया में सजा सुनाई जाती है, तो वो जो है कतर के प्रिजन में जाके अपनी सेंटेंस सर्व कर सकता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ द लीगल अपील्स इन कतर जुडिशरी डू नॉट यील्ड द डिजायर्ड आउटकम, इंडिया कुड टर्न टू ICJ। ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं। वेना कन्वेंशन जो है वो बार बार न्यूज में कब आया था, जब इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए थे लास्ट मंथ, तब हमने बार बार वेना कन्वेंशन के बारे में बात करी थी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले एग्जाम्स में वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम वेना कन्वेंशन। तो वेना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर काउंसुलर रिलेशंस बिटवीन सॉवरेन कंट्रीज। काउंसलर हमारी एम्बेसीज होती हैं दूसरी कंट्रीज में, और दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं हमारी कंट्री में। उनके राइट्स, जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री के, उनके राइट्स। आर्टिकल 36 ऑफ द कन्वेंशन इज सेंट्रल टू दिस केस एज इट डील्स विद कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट विद नेशनल्स ऑफ द सेंडिंग स्टेट। जो हमारी, मान लो हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है, कनाडा का काउंसुलेट है, ठीक है, एम्बेसी है, वहाँ पे कैनेडियंस काम कर रहे हैं। वो कैनेडियंस को हम रोक नहीं सकते कि अपने देश से बात ना करें, उनको करनी पड़ेगी जितनी मर्जी चीज़ें खराब हो जाए, क्योंकि ये कौन कहता है, वेना कन्वेंशन कहता है। ये प्रोटोकॉल है जो हमको फॉलो करनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नोट कर सकते हैं, देखिए अगर आपको कतर वाले इशू के बारे में आपने नोट नहीं किया है तो यहाँ से ये वाली चीज़ आपको पूरी नोट्स के फॉर्म में नोट करनी पड़ेगी। एंड कतर वाले नोट्स हमने कहाँ पर डिटेल में बताएं, कोई आपको बता भी देगा इन द कॉमेंट्स, तो वहाँ से आप बना सकते हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है ना। बाकी इसमें से और कुछ नोट करने वाला नहीं है, समझाने वाला था वो मैंने समझा दिया। वेना कन्वेंशन का ये वाला पार्ट अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम इसको 2 से 3 बार नोट कर चुके हैं, तो दोबारा मैं नोट नहीं करूंगी। चलिए, एट द रिसेंटली कंक्लूडेड ब्लेचले पार्क समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ब्लेचले पार्क समिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूके ने कंडक्ट करी है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने कंडक्ट करी है, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है। और इसमें से जो एक मेन क्वेश्चन निकल के आ सकता
है वो ये आ सकता है कि ब्लेचले पार्क समिट जो है वो किस चीज़ के ऊपर हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुई थी, एंड वो कहाँ पर हुई थी, यूके के अंदर हुई थी। द रिसेंटली कंक्लूडेड ब्लेचले पार्क समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एन इंटरव्यू विद द यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, बिलियनियर एलन मस्क हाईलाइटेड द डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ एआई। वो कहते हैं कि एआई जो है हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, वर्ल्ड को कैसे चेंज कर सकता है, ये एलन मस्क ने बताया है। क्या कह रहे हैं मिस्टर मस्क? कंसीव्ड ऑफ अ फ्यूचर वेयर एआई वुड सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल ह्यूमन लेबर, मतलब ह्यूमन लेबर जो है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा, बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव, एंड हेंस इंडिविजुअल्स वुड फेस, मतलब फिजिकल वर्क भी और दिमागी काम भी कौन करेगा? एआई। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो जॉब सिर्फ इनर फुलफिलमेंट के लिए करेंगे, वैसे उनको ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो पैसा कैसे कमाएंगे? मुझे तो यही क्वेश्चन है। चलिए, हमें जो यहाँ से नोट करना है वो ये करना है, ब्लेचले पार्क समिट, ब्लेचले पार्क समिट on artificial intelligence by UK, that is Britain। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, बिकॉज हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मिसयूज भी किया जा रहा है। अभी हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक लड़की का फेस चेंज करके एक एक्टर का फेस लगा दिया गया एंड बहुत गलत हो गया, पता भी नहीं चला। तो इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, तो वही डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर एक अदानी का और केस जो है वो लेकर आया गया है। इन वॉट हैड रेज्ड क्वेश्चन ओवर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द मेंबर ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी meant to give independent advice to Union Environment Ministry on ecological impact of large hydroelectric power plant was also found to be a full-time advisor of Adani Green Energy Limited, one of the India's largest renewable energy companies। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, जिसमें वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, मोस्टली जो जंगल एरिया होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको ही ज़्यादातर ये ख़त्म करते हैं, अपना जो आसपास का एरिया होता है। अगर आपने कोई नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते हुए देखा होगा और जब वो पानी छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो पेड़ हैं वो उसके अंदर नीचे नीचे चले जाते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही इनका रिजर्वायर बनता है, मतलब फॉरेस्ट खत्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आता है। तो इससे पहले कि हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की परमिशन दी जाए, इन्वायरमेंटलिस्ट को बिठाया जाता है कि आप ओपिनियन दीजिए ये सही है या गलत है। अब इसके अंदर जो अदानीज हैं वो कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उसके अंदर अदानीज का ही एक वन ऑफ द मेंबर्स इज पार्ट ऑफ दिस कमिटी, तो कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट राइट। अब यहाँ पे जनार्दन चौधरी जो है वो एजेल, मतलब अदानी कंपनी के पार्ट हैं और वो इसका भी पार्ट है, मतलब बन चुके हैं हम। द एजेस 1500 मेगावाट ट्राली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड EAC's फर्स्ट मीटिंग ऑन October 17-18, शो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो इसके अंदर वो यही दिखा रहे हैं कि ये गलत है, बट इसके अंदर एक मेंबर ने कहा कि मेरा नाम मत बताना, बट ये नॉर्मली हम करते हैं कि इंडस्ट्री में से किसी को उठा करके जो रिलेटेड है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको पार्ट बनाते हैं ताकि हम उनकी साइड भी जान सके, सिर्फ अपनी ही साइड ना वो रखें। तो अगर ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा उछलेगा, क्योंकि अदानी जो है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हम इनकी डिटेल्स अपने नोट्स में ऐड करेंगे। अभी के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कुछ हाइड्रो पावर अदानी मेंबर रिलेटेड कुछ इशू हुआ था एंड वो न्यूज़ में था। अगर इसको ज़्यादा उठाया जाएगा तब हम डिटेल्स नोट करेंगे, नहीं तो नहीं। मोदी टू रिलीज PM किसान फंड्स टुडे। अब यहाँ पे ये झारखंड के अंदर रैली कर रहे हैं और वहाँ पर ये फंड्स रिलीज कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि ये गलत है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है क्योंकि इलेक्शंस है कुछ कुछ स्टेट्स में, तो ये ऐसे नहीं कर सकते, बट ये कर रहे हैं। तो हमें PM किसान के बारे में पता होना चाहिए, तो लिखेंगे PM किसान के बारे में। PM किसान अभी थोड़े दिन एक और न्यूज़ में, एक और चीज़ भी न्यूज़ में थी, वो हमने कर ली थी कवर। स्कीम्स जो हैं थोड़ी ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। अब PM किसान में से ये हमसे क्या पूछ सकते हैं, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है ना। PM किसान ये क्या है, 100% गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, ये हमें लिखने की जरूरत है। इसमें क्या किया जाता है, 2018 में लॉन्च करी गई, 2018 लॉन्च इन 2018, मुझे पता है लिखना था बट ऐसे ही लिख लीजिए। क्या होता है, इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 per year is provided
to all farmer families across the country in 3 installments of rupees 2000 each every 4 months. हर 4 महीने बाद जो फार्मर फैमिलीज होती हैं उनको कितने रुपीस ट्रांसफर किए जाते हैं 2000, और पूरे ईयर में ये रुपीस 6000 बन जाते हैं। ये स्कीम 2018 में स्टार्ट करी गई थी। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए आगे चलेंगे। वाई इज अमनेस्टी डील बाय स्पेन गवर्नमेंट कंटेंशियस। अमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल माफी दे देना फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफेंस। सबसे पहले तो अमनेस्टी का मतलब लिख लेंगे हम यहाँ पर, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन convicted मतलब proven guilty, convicted of political offenses। conviction का मतलब क्या होता है? proven guilty। conviction का मतलब क्या होता है? proven guilty। ठीक है। वाई इज अमनेस्टी डील बाय स्पेन गवर्नमेंट कंटेंशियस। अब यहाँ पे स्पेन के अंदर एक लीडर नहीं चूज कर पाए, मतलब मिक्स सी गवर्नमेंट बन रही है, तो यहाँ पर ये एक डील करने की कोशिश करें। इसके बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। स्पेन सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्ट्रक अ कंटेंशियस अमनेस्टी डील। स्पेन की जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने एक डील करी है विद हार्डलाइन कैटलन सेपरेटिस्ट पार्टी टुगेदर फॉर कैटलोनिया टू इनेबल अनदर 4 टर्म फॉर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेस। तो पेड्रो सेंचेस जो है वो 4 साल और निकाल सके एज केयरटेकर पीएम। इन्होंने डील करी है किसके साथ? द चीफ ऑफ टुगेदर विद कैटोलिनिया फॉर्मर रीजनल प्रेसिडेंट एंड अ मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। उनके साथ डील करी है। क्या डील करी है कि ही फेसेस 6 to 12 years in jail for an embezzlement charge linked to the failed Catalan referendum। ठीक है ना, तो ये जेल के अंदर है। वो कह रहे हैं कि हम वो माफी दे देंगे आपको अगर हमें आप हमारा जो है मतलब साथ देते हो, और उसके थ्रू वो जो साथ मिलेगा। स्पेन के केयरटेकर पीएम कौन है यहाँ पे हमें यही पता होना चाहिए बस। स्पेन केयरटेकर पीएम इज पेड्रो सेंचेस। ठीक है ना, मे बी मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी हो, तो यहाँ पर बस हम इतना लिखेंगे, स्पेन सोशलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट डील विद कैटलन सेपरेटिस्ट पार्टी। ठीक है ना, a fugitive from the chief together with Catalonia, Carles Puigdemont, Catalonia's former regional president, and is the unlikely kingmaker who could break the country's political deadlock. Now, this is the person, Carles Puigdemont, ठीक है ना, chief of together with Catalonia, कैन बी द किंग मेकर, मतलब डिसाइड करेगा कि कौन पीएम रह सकता है। ठीक है ना। अमनेस्टी डील 12 years ऑफ जेल टू गो ऑफ। ठीक है ना, अगर ये अलाउ करेंगे, अगर ये मान जाते हैं तो ये जो है ये केयरटेकर प्रेसिडेंट रह जाएंगे फॉर नेक्स्ट 4 years। ठीक है ना। इफ ही अग्रीज, यहाँ पे लिख लो, if he agrees, this guy agrees, then the above guy can stay PM for next 4 years। ठीक है ना, बस इतना ही हमें ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। इनके नाम आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों के, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। अदानी ग्रुप एडवाइजर ऑन गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल रेजेस आईब्रोज, ये हमने पढ़ लिया है, मैंने दोबारा से कॉपी कर दिया। पार्लियामेंट पैनल और क्रिमिनल लॉ बिल लीव्स डिसीजन ऑन डेथ पेनल्टी टू सेंटर। डेथ पेनल्टी, देखिए डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करी जाती है। वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज में डेथ पेनल्टी है ही नहीं, मतलब कोई भी ऑफेंस की सज़ा जो है डेथ पेनल्टी है ही नहीं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा है।
पर इंडिया जो है डेथ पेनल्टी रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। द प्रपोज भारतीय न्याय संहिता बिल। अब देखिए, आपको पता है इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज हैं वो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि एक बिल आ गया है, मतलब प्रपोजल टू ब्रिंग द चेंज जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब ये जो है, ये नया बिल कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता बिल जो है, जो रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड को। उसके अंदर जो है क्राइम्स, जो नंबर ऑफ क्राइम्स जिनमें डेथ पेनल्टी है वो पहले 11 थे, अब 15 हो गए हैं। तो ये हम लिख लेंगे पूरा डाटा, भारतीय न्याय संहिता, that is BNS bill 2023 seeks to replace British era IPC, ठीक है ना, crimes which attract death penalty increased from 11 to 5। मतलब अगर आईपीसी जो आज की डेट में लॉ एप्लीकेबल है उसमें 11 है, और जो आने वाला लॉ अगर अप्रूव होगा तो 15 है उसके अंदर डेथ पेनल्टी जिन क्राइम्स के लिए दे सकते हैं। द रिपोर्ट एड्स दैट द डोमेन एक्सपर्ट्स कंसल्टेड बाय कमिटी डेलिब्रेटेड एट ग्रेट लेंथ अबाउट द नीड टू अबॉलिश डेथ पेनल्टी। मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा, एक्सपर्ट्स ने, कि डेथ पेनल्टी जो है वो अबॉलिश कर देनी चाहिए। इंडिया हैज इन द पास्ट वोटेड अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज ड्राफ्ट रेवोल्यूशन ऑन द अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। इंडिया इस चीज से नहीं अग्री करता, यूएन में भी अगेंस्ट बोला कि हम तो रखेंगे। A study conducted by National Law University Delhi, the annual statistics report 2020 published by Project 39A shows that till December 31, 2022, as many as 539 prisoners had been on death row in India, the highest since at least 2016. The parliamentary panel headed by BJP member Brij Lal recommended that the matter be left to the union government to consider. The committee, after considering the submissions regarding the death penalty, has understood that the reason for a passionate argument against death penalty is that the judicial system can be fallible and to prevent an innocent person from being wrongly sentenced। मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है वो गलती कर सकता है और किसी इनोसेंट इंसान को, जिसने शायद वो क्राइम ना कमिट किया हो, उसको हैंग ना कर दे। इसको अवॉइड करने के लिए डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बट अभी का ये सिनेरियो है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट 39A है वो किसका है, जिसमें रिसर्च वगैरह चलती रहती है, वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। लिखिए इसको, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने मतलब ये आपको बस इतना पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's declaration in Hyderabad the last week that the union government would set up a committee to consider the sub categorization of, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी's declaration in Hyderabad that union government would set up a committee to consider subcategorization of Madiga community in तेलंगाना की स्पेलिंग सही करेंगे, तेलंगाना, within the schedule caste। ठीक है ना, तो ये सब कैटेगराइजेशन करेंगे। कौन सी कम्युनिटी की? सब कैटेगराइजेशन के लिए कमिटी सेटअप करेगी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, किसकी? मडीगा कम्युनिटी की, जो तेलंगाना में है, विद इन द शेड्यूल कास्ट ये आते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अनाउंसमेंट मेड एट अ ह्यूज रैली इन तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद द मुनूर कप्पू एंड द मुडी राजू कम्युनिटीज आर बैकवर्ड ग्रुप्स। धर्मपुरी अरविंद BJP MPs belong to the former. The party's election committee in large is from Mudura. The Madiga community makes up at least 50% of Telangana's SC population, which is a little over 15% of the state's population, as revealed by 2011 census. For years, Madiga community has been complaining that the benefits of reservation under the SC category has been cornered by the Mala community. Since 1994, the community has been struggling for sub-categorization, first through Madiga Dhandora movement. अब यहाँ पर हम इनकी इश्यूज भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, ये सेक्टरिंग लिखेंगे। मडीगा कम्युनिटी
makes up to at least 50% of Telangana's SC population. Madiga community complaints that the benefits of reservation under SC community cornered by माला कम्युनिटी. ठीक है ना, तो हमारी सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए और उसके बीच में हमें एक पर्टिकुलर वो मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं ये. तो यहाँ पर इनकी बैकग्राउंड लिख लेते हैं कि इनकी फाइट स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. तो इनकी जो फाइट है वो स्टार्ट हुई है सिंस 1994. Since 1994 the community has been struggling for sub categorization. First through Madiga Dandora movement and later through MRPS. Several commissions have been set up to look into the demands. ये लिखेंगे several commissions have been set up to look into these demands. जैसे जस्टिस पी रामाचंद्र राजू in 1996, Justice Usha Mehra in 2007. ठीक है, both said that ways and means could be found for subcategorization of community. मतलब सब कैटेगराइज करेंगे आप तो ये कम्युनिटी जो है वो बन जाएगी. ठीक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ कम्युनिटी जो होगी उससे जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा. द रीजन दैट बीजेपी हैज नाउ ब्रॉट द डिमांड टू द फोर फ्रंट अगेन, द पार्टी हैड अर्लियर सेड इट वाज इन फेवर बट डिड नॉट मूव फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, इज दैट इट हैज नाउ सेटल्ड ऑन द 3MS फॉर्मूला जस्ट एज इन उत्तर प्रदेश, वेयर अब ये मतलब डिटेल में समझा रहे हैं कि क्या कैसे वोटिंग सिस्टम क्या होगा, उसमें हमें क्वेश्चन नहीं बनता है. ठीक है, सहारा ग्रुप चीफ सुब्रता रॉय डाइड. ठीक है ना, तो सहारा ग्रुप के चीफ जो है उनकी डेथ हो गई है. इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था बट इवेंचुअली इनको बहुत सारे लॉसेस हुए. इनको अपनी एयरलाइंस भी सेल आउट करनी पड़ी, जेट एयरवेज को, जो बाद में लूट गया था. ठीक है, तो ये हुआ बट दिस इज सैड स्टोरी. यू नो, यू स्टार्ट गुड एंड देन इन बिटवीन यू फेस सो मेनी फाइनेंशियल इशूज. probably that's the reason he even died, because tension, worry. So yes, that's a sad story. चलिए आगे चलते हैं. Army holds study to address suicides, fratricides. Now what are fratricides? Fratricides is killing of one's brother or sister. Fratricide is killing of one's brother और सिस्टर. अब इसके अंदर ये कहाँ पर हो रहा है, ये आर्मी में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर कमेटी बिठाई गई है. अ पार्ट ऑफ मेजर्स टू एड्रेस स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल इशूज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ सुसाइड्स एंड फ्रेटिसाइड्स इन द फोर्स, द आर्मी लॉन्च्ड अ स्टडी इन August 2023 in collaboration with Defence Institute of Psychological Research to assess the mental health of troops and their families.
Another pilot project is being undertaken to gauge the mental well-being of military persons. यहाँ पे ये mental well-being के बारे में बात कर रहे हैं. On various measures undertaken regularly. In this regard, sources said 30 officers are trained at DIPR every year, and religious teachers counselor courses are conducted for 4 weeks each at the command hospital, base hospitals and military hospitals. And unit psychological counselor course is conducted for 12 weeks for junior commissioned officers and non-commissioned officers, a source said. In addition, the Indian Army is also employing civilian counselors in all major military stations to address the mental well-being of all ranks. As per information given in Parliament in April 2022, there were 2 cases of fratricide each year from 2019 to 2021 and 1 case in 2021. In an order, मतलब यहाँ पे लोग मार देते हैं हम, जैसे in the latest incident October 2023 में a major of Rashtriya Rifles unit deployed in Jammu and Kashmir lobbed grenades and opened fire on personnel of his unit. However, there were no fatalities and the officer was overpowered after several hours and inquiries on. तो ये होता रहता है. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आर्मी होल्ड स्टडी टू एड्रेस सुसाइड. आर्मी, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे डायरेक्टली, इसमें पॉइंटर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. आर्मी लॉन्च्ड अ स्टडी इन अगस्त 2023 to study suicides, to study or to address suicides, fratricides in force, ठीक है ना, in collaboration with Defense Institute of Psychological Research, that is DIPR. तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, किसके साथ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, कब स्टार्ट करी थी, और ये इसका मतलब क्या होता है टर्म का. चलिए आगे चलेंगे. अब राजनाथ इज द डिफेंस मिनिस्टर. राजनाथ सिंह, यू नीड टू नो हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डिफेंस मिनिस्टर्स मीट कहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इन जकार्ता. ऑन ऑफिशियल विजिट टू जकार्ता ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे क्या करेंगे, अटेंड 10th Association of Southeast Nations, that is ASEAN. The defense minister meeting plus, that is ADMM plus, ठीक है. कहाँ पे, जकार्ता में हो रही है. जकार्ता इज इंडोनेशिया. chair of ADMM plus, ठीक है, ये क्या करेगी, will address regional and international सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है. उसके बाद थर्ड पॉइंट का बनेगा, ADMM इज द हाईएस्ट डिफेंस, ये लिखेंगे, ADMM इज द हाईएस्ट डिफेंस consultative and cooperative mechanism in ASEAN, ठीक है ना. डिफेंस का मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करते हैं, और एशियान का ये पार्ट है. डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं, इज अ प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पे हम लिखेंगे ADMM plus is a platform for ASEAN member states. अब यहाँ पर एशियान के मेंबर्स दिए हुए हैं जो हमको लिख लेने चाहिए, ठीक है. कंबोडिया, इंडोनेशिया,
मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इंडिया जो है इसमें ऑब्जर्वर का स्टेटस है, और इसमें 8 डायलॉग पार्टनर्स है जिसके अंदर इंडिया चाइना भी है। इंडिया चाइना सेक्टर कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया बिकेम डायलॉग पार्टनर, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया बिकेम डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान in 1992, and the inaugural ADMM Plus was convened in Hanoi, Vietnam on October 12, 2010। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनाग्रेशन कब हुआ। इनाग्रल ADMM Plus was convened in Hanoi, Vietnam on 12th October 2010। Since 2017, ADMM Plus ministers have been meeting annually, ठीक है। Since 2017, ADMM Plus ministers meeting annually, मतलब हर साल मिलते हैं, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि मीटिंग एनुअली होती है, कैसे होती है, ये हमको पता होना चाहिए। 2 more persons come forward to complain of रसल ब्रांड कि इसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, सेक्सुअली असॉल्टेड, ठीक है। अर्मेनियन लीडर्स नब्स, अब अर्मेनिया और एक टाइम था, एक ज़माना था अर्मेनिया और रशिया में आपस में बहुत बनती थी, ठीक है। अब वो ज़माना नहीं रहा है, और जो इनकी कलेक्टिव ट्रीटी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं तो नहीं आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अर्मेनिया के पीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, निकॉन से याद हो सकता है, कैमरा आता है निकॉन का, पशिन्यान, ठीक है। तो ये याद रखना है। राजापाक्सा ब्रदर वायलेटेड पब्लिक ट्रस्ट रूल्स श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट, तो ये हम पहले लिख लेते हैं। देखिए तो श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या आ गया श्रीलंका के अंदर? इकोनॉमिक क्राइसिस। क्यों आया इकोनॉमिक क्राइसिस? क्योंकि कुछ मेजर रीजंस थे, तो ये हम लिख लेते हैं, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस आने का रीज़न, सबसे पहला रीज़न कि वहाँ पर डेट, ठीक है ना, चाइना ने बहुत कंस्ट्रक्शन करी, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा, एयरपोर्ट बनाए, होटल्स बनाए, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए कि यहाँ पे बहुत बिजनेस आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड श्रीलंका को पैसे वापस करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो बिजनेसेस जो चाइना ने जो सपने दिखाए थे वो कभी फुलफिल ही नहीं हुए। इंस्टेड चाइना ने इनके पोर्ट्स जो थे वो अपने अंडर लेने स्टार्ट कर दिए, तो चाइना का डेट वापस करना था जो चाइना ने ही इनके सर पे लादा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसके अंदर इन्होंने फर्टिलाइजर्स बिल्कुल बंद कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट कि कोई भी पेस्टिसाइड्स और ये सब नहीं यूज करेंगे, हमारे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ये श्रीलंका ने बोला। और इसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स की जो क्रॉप्स थी वो खराब हो गई, और जो चीज़ लोग अपने ही कंट्री में से लेकर खा रहे थे क्योंकि उनकी कंट्री में उग रही थी, वो चीज़ अब बाहर से मंगवानी पड़ी लोगों के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जहाँ से ये लोग पैसे कमाते हैं वो है टूरिज्म। अब टूरिज्म को कैसे हिट हुआ? टूरिज्म इसलिए हिट हो गया क्योंकि बहुत वहाँ पे कुछ साल पहले एक ब्लास्ट हुआ था, टेररिस्ट मतलब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद जो है लोगों ने सिक्योरिटी को क्वेश्चन करने लग गए, तो ये सब और बाद में फिर कोविड भी आ गया, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई श्रीलंका में। अब यहाँ पे वन ऑफ द मेजर रीजंस जो निकाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट श्रीलंकन, जस्ट अ सेकेंड, श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट ऑन राजापाक्सा एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये जो राजापाक्सा थी, ये कंट्री को रूल कर रही थी उस टाइम पे, इनका परिवार जो था,
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द वंस जिनकी वजह से हुआ, ठीक है ना, तो क्राइसिस। तो ये क्या कह रहे हैं, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट गोटाबाया राजापाक्सा who was the president, ये हम पोस्ट भी साथ साथ लिखते रहते हैं नीचे से, ठीक है। उसके बाद महिंदा राजापाक्सा, who was the PM, who formerly held the position of president, prime minister and finance minister respectively, ठीक है। तो यहाँ पे महिंदा राजापाक्सा was the PM and बासिल, ये तो लीफ होती है, बासिल राजापाक्सा, he was the finance minister, ठीक है ना। and other demonstrably contributed to 2022's economic crisis, violating public trust, है ना, पब्लिक ट्रस्ट को वायलेट किया इन्होंने। अब यहाँ पे हेल्प द कंट्री फ्रॉम 2019 अंटिल दे वर डिसलॉज्ड, दिस सिटीजंस टुक टू द स्ट्रीट, ठीक है ना। तो ये मतलब 2022 में लोगों ने प्रोटेस्ट करी, तब ये लोग इधर उधर भागे। वी आर ऑफ द व्यू दैट बाय द एक्शंस, ओमिशंस, डिसीजंस एंड कंडक्ट हेयर इन बिफोर आइडेंटिफाइड टू हैव डेमोन्स्ट्रेटिवली stably contributed to the economic crisis, the respondents had violated the public trust reposed in them, it said, and held that they were in breach of the fundamental right to equal protection of law। तो इनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो डिक्लेयर किया गया। वी ऑर्डर हाउएवर, तो पिटिशनर्स को मतलब कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, बट येस ये चीज जो है वो ये आफ्टर प्रोटेस्ट दे हैड टू रिजाइन, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। आफ्टर प्रोटेस्ट्स इन 2022 द अबव हैड टू रिजाइन, ठीक है जी। ये श्रीलंका की स्टोरी है, क्योंकि हमारे नेबरहुड में हमें इनके पता होना चाहिए। वर्ल्ड इज सेवरली ऑफ ट्रैक टू लिमिट प्लैनेट हीटिंग, तो 2023 को जो ईयर माना जा रहा है ये सबसे ज्यादा गर्म साल माना जा रहा है। द वर्ल्ड इज फेलिंग टू गेट अ ग्रिप ऑन क्लाइमेट चेंज, द यूएन वार्न्ड ऑन ट्यूसडे एज एन असेसमेंट ऑफ करंट क्लाइमेट प्लेजेस शो ओनली माइनर प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो वर्ल्ड जो है वो टेम्परेचर कम करने के बजाय उसको बढ़ा ही रहा है। 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वार्मेस्ट ईयर इन the human history, ऐसा बोला जा रहा है। The UN found that combined climate plans from nearly 200 nations would put the world on a path of 2030 carbon emission just 2% above 2019, मतलब हम अपने टारगेट से बहुत नीचे हैं, ये इन्होंने बोल दिया, इसमें से नोट कुछ भी नहीं करना है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे issued a stay on order against the jail trial of फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इमरान खान जो है फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और इनके लिए स्पेशली रावलपिंडी के प्रिजन में ही इनका ट्रायल हो रहा है। मतलब जो केसेस कोर्ट में सुने जाते हैं वो कोर्ट में ना सुन करके प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर ही सुने जा रहे हैं। तो कोर्ट कह रही है, वहां की हाई कोर्ट कह रही है कि हम देखेंगे कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या है इस केस में। तो जो भी होगा वो देखेंगे क्या है। सेंटर टू इनवाइट बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल government to invite bids for 20 critical mineral blocks including lithium and graphite mines, ठीक है। तो 20 क्रिटिकल जो मिनरल हैं जैसे लिथियम, और ये लिथियम कहाँ पे मिला था, अभी JNK में मिला था, ठीक है ना, इंडिया में। तो उसकी जो है बिड्स इनवाइट करी जाएंगी कि कौन करना चाहता है, कौन निकालना चाहता है, गवर्नमेंट को पैसे दे करके ये निकलेंगे। वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू इशू ऑक्शन नोटिस। लास्ट मंथ द सेंटर हैज अप्रूव्ड रॉयल्टी रेट्स ऑफ 3% ईच फॉर लिथियम एंड नियोबियम एंड 1% फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमी। तो यहाँ पे इनको ढूंढना पड़ेगा कई जगह पर, तो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, तो उसके ये रेट्स हैं। ये क्लैट वाले जो हैं वो लिख लें सिर्फ कि रेट्स क्या हैं, बाकी किसी को लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इंडियाज कमिटमेंट टू, अब यहाँ पे लिथियम जो है वो ईवीज में भी यूज होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे, ओनली 10 to 12 प्लेयर्स इन इंडिया करंटली हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस क्रिटिकल मिनरल्स। सेंटर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द रॉयल्टी रेट्स ऑफ 3% फॉर लिथियम एंड, चलो ये लिख ही लेते हैं, सेंटर हैज अप्रूव्ड रॉयल्टी रेट्स of 3% for lithium and niobium and 1% for rare earth elements. ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इंडिया कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे, क्या देंगे, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स क्या हैं। द काउंसिल, किसने विनर्स, अब शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के विनर्स जो हैं वो किसने अनाउंस करे, ये हमने पहले भी नोट किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने करे। ठीक है ना, तो ये अलग से हम लिख सकते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च announced शांति स्वरूप भटनागर, दैट इज SSB अवार्ड्स। ठीक है ना, आप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि SSB अवार्ड्स किसने निकाले, किसने अनाउंस करे, इन्होंने निकाले। ठीक है, उसके बाद इन सितंबर 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसकंटिन्यूड नियरली 300 existing science awards with the exception of SSB। तो ये सेकेंड पॉइंट बन जाएगा, इन सितंबर 2022 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी discontinued 300 existing साइंस अवार्ड्स। ठीक है, जो साइंस अवार्ड्स थे वो डिसकंटिन्यू कर दिए, बट SSB को छोड़कर बाकी सारे। द न्यू सिस्टम, जो नया सिस्टम लेकर आए हैं, कॉल्ड द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इंक्लूड्स बुके ऑफ अवार्ड्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ देती हूँ, बट जो एक्चुअल नोट्स हैं इसके वो प्लीज़ उन्नति या फिर आरव जो हैं, जो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं, ठीक है, सिमरन ये नाम मुझे याद है, तो प्लीज़ आप जो हैं बता दीजिएगा कि कब ये इसके नोट्स बनाए आपने। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आए हैं और उसके अंदर विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान टीम और विज्ञान रत्ना है। इसके डिफरेंट वो हैं जो इन्होंने इतनी डिटेल में यहाँ पर नहीं बताए हैं, बट पिछली बार बताए थे, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। loggery.in पर जा सकते हैं और वहां से अगर आपको लेक्चर्स खरीदने हैं करंट अफेयर्स के, वो खरीद सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारे MHCET और CUET के लाइव हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 PM पे। बाय बाय, टेक केयर, और जरूर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को, ताकि हमारे को और व्यूअर्स मिल सके। बाय।